गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड मैं देख पा रहा हूं कि आप जिस तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं बाय सब्सक्राइबिंग एंड बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड मैं इसी सपोर्ट का आपके साथ चाहूंगा कि आप आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। एंड आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे पास है चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का बिहेवियर थेरेपी। इससे पहले भी एक थेरेपी है बुक में, बट वो प्रीवियस एडिशंस में थी। दैट वाज साइकोडायनामिक थेरेपी एंड इट वाज कॉइन्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी के मेरे इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो लेक्चर में अपलोड किया हुआ है लेक्चर, तो आप जाके देख सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी में कॉज ऑफ द इलनेस या कॉज ऑफ द मेंटल इलनेस क्या होता है? इट इज एक्चुअली द मैल अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न। इट इज नॉट द मैल अडेप्टिव बिहेवियर कि एक बारी बिहेवियर हुआ, दो बारी बिहेवियर हुआ, बट अगर वो बिहेवियर ऑन अ पैटर्न चलता है, यानी कि उसके साथ कुछ फैक्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, जो उस बिहेवियर को बार बार लाने पे मजबूर कर देते हैं उस इंडिविजुअल से, तो वो एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। अब वो पैटर्न बिहेवियर का भी हो सकता है बच्चों, और वो आपके कॉग्निशन का भी हो सकता है। कॉग्निशन का मतलब आपके थिंकिंग एक्सपीरियंसेस का। जिस तरीके से एक इंसान किसी सिचुएशन के बारे में सोचता है, किसी इवेंट के बारे में जानता है, एक्सपीरियंस करता है, थॉट्स लाता है, ये सारी चीजें उसका एक थॉट पैटर्न बनता है या उसका बिहेवियर पैटर्न में डेवलप होती है वो चीज। ठीक। तो उसके बाद इसमें कॉज ऑफ डिस्ट्रेस तो हमें पता चल गया कि भाई मैल अडेप्टिव बिहेवियर होगा। मैल अडेप्टिव यानी कि जो चीज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ना हो, जो चीज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अडेप्ट ना की गई हो, जैसे उसको कहते हैं हम मैल अडेप्टिव। ठीक। अब वैसा थॉट पैटर्न, वैसा बिहेवियर का पैटर्न अगर आपको ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस मिलता रहे एक इंडिविजुअल से, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिसको हमें जांच पड़ताल करके, एनालिसिस करके, डायग्नोसिस बना के समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग थेरेपी देनी पड़ेगी। ठीक। अब इसमें पास्ट का क्या कंसिडरेशन रहता है बच्चों? पास्ट इसमें सिर्फ ओरिजिन का काम करता है कि वो बिहेवियर का रूट कॉज क्या था। मैं जब भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस अप्लाई करता हूँ, या जब भी मैं इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस थेरेपीज देने की कोशिश करता हूँ या कंसल्टेशन देता हूँ, तो वहां पर मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता हूँ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे, कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और असर। ठीक। जिस चीज का डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताने की कोशिश करता हूं। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब है कि ओरिजिन, कॉज यानी कारण, उस बिहेवियर का मूल कारण क्या है, कि वो क्यों हो रहा है, वो कारण, वो बिहेवियर, एक पर्टिकुलर बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बार बार हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसकी वजह से हमें सिर्फ पास्ट को एज अ स्पेक्टेटर मान के चलते हैं, सॉरी नॉट एज अ स्पेक्टेटर, सिर्फ उसको हम एनालाइज करते हैं कि भाई पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक। अब जब हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, बिकॉज बहुत सी टेक्निक्स हैं जो बिहेवियर थेरेपी में काम आती हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में काम आती हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में काम आती हैं, तो ये सारी बिहेवियर थेरेपीज बनाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस क्रिएट हो रहा है? अगर इंडिविजुअल के साथ आपने 2 सेशंस लिए और दूसरे सेशन में आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ इशारा कर रहा है, इट मींस बिहेवियर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज डिप्रेसिव क्लाइंट है तो बिहेवियर शो नहीं करेगा, है ना। और अगर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की तरफ ये चीजें शो कर रही हैं, एंग्जाइटी में इट मींस कि बिहेवियर हाईली एक्टिवेटेड है, यानी कि हाइटेंड स्टेट में है कुछ केसेस में, तो वहां पर बिहेवियर को शांत करवाना पड़ेगा, है ना। तो यहीं पर हमारे पास अगर बच्चों का केस आ जाता है, छोटे बच्चों का, जहां पर वो स्टडी पैटर्न नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजें अगर ज्यादा हो रही हैं, तो हमें समझना पड़ता है कि भाई वहां पर भी बिहेवियर को कम करना पड़ेगा और किसी दूसरे बिहेवियर को ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस आउट हो जाए या चीजें रूल आउट हो जाए। ठीक। अब इसमें मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं भाई?
मेथड ऑफ ट्रीटमेंट 3 होते हैं बच्चों। पहला है हमें जानना पड़ता है मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, जैसा आपकी बुक में भी लिखा है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। हम एनालाइज करते हैं कि मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है और मेंटेनिंग फैक्टर क्या है। ठीक, अब सबसे पहले आता है हमारे पास इस फ्लो में एंटीसीडेंट बिहेवियर, एंटीसीडेंट फैक्टर। एंटीसीडेंट का मतलब होता है बिहेवियर से होने वाला, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर से होने वाला पहला स्टेप, यानी कि कॉज जिसकी वजह से वो इंसान बिहेवियर कर रहा है। ठीक, दैट इज द एंटीसीडेंट फैक्टर। जैसा आपकी बुक्स में भी मेंशन्ड है, फैक्टर्स आर दोज कॉजेज विच प्रीडिस्पोज अ पर्सन टू इंडल्ज इनटू दैट बिहेवियर। उस इंसान को बार बार उसी सेम बिहेवियर को करने पे मजबूर क्या चीज कर रही है, दैट इज द एंटीसीडेंट फैक्टर। अब जब वो एंटीसीडेंट फैक्टर आ गया सिचुएशन में, तो उसकी वजह से क्या आएगा, एक मैल अडेप्टिव या मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, दैट इज द मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, यानी कि वो बिहेवियर खराब होगा। अब जब वो बिहेवियर खराब होगा बच्चों, तो उसके बाद उसकी चेन आगे क्या आएगी भाई, उसका कंसिक्वेंस, यानी कि उस चीज का मेंटेनिंग फैक्टर क्या है। वो बिहेवियर बार बार अब रेपिटेशन में हो रहा है। एंटीसीडेंट फैक्टर तो एक बार ही आया, उसके बाद एंटीसीडेंट फैक्टर के बाद वो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर भी क्रिएट हो गया, बट वो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर एक बार होने के बाद दूसरी बार फिर हो रहा है, तीसरी बार फिर हो रहा है, यानी कि एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। किस वजह से, क्योंकि वो फैक्टर किसी की वजह से मेंटेन हो रहा है। अब यहां पर मैं इसको समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल से, जो आपकी ही बुक का एग्जांपल है। मैं कोई और एग्जांपल अभी क्रिएट नहीं कर रहा, सो एज जस्ट टू नॉट क्रिएट कंफ्यूजन इन योर हेड्स। मैं वही स्मोकिंग का एग्जांपल आपको क्रिएट कर देता हूं। एंटीसीडेंट फैक्टर क्या हुआ स्मोकिंग के एग्जांपल में, जैसा आपकी बुक्स में भी मेंशन्ड है। सपोज स्ट्रेस है ऑफिस का, ठीक, ऑफिस रिलेटेड मैं थोड़ा सा उसमें ऑल्ट्रेशन करूंगा आपके एग्जांपल में। सपोज ऑफिस स्ट्रेस हुआ, तो ऑफिस स्ट्रेस बना एंटीसीडेंट फैक्टर। बिहेवियर होने से पहले वाला फैक्टर क्या था, कारण क्या था, दैट वाज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड टू दैट ऑन दैट इंडिविजुअल। ठीक है जी, तो वो एंटीसीडेंट फैक्टर बना। अब एंटीसीडेंट फैक्टर के बाद बात कहां जाएगी, इंसान स्मोकिंग करेगा, यानी कि वो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर को अंजाम दे देगा। अब जब मैल फंक्शनिंग बिहेवियर हुआ, तो उसके बाद उसको फीलिंग कैसी आई, ही फेल्ट रिलैक्स्ड, क्योंकि एंटीसीडेंट फैक्टर एंजाइटी क्रिएट कर रहा था, रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहा था, डिस्टर्बेंस और नॉन फंक्शनैलिटी और हाईली स्ट्रेस्ड डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा था उस इंडिविजुअल में। उसकी वजह से इंसान ने बिहेवियर कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया। स्मोक किया तो एंटीसीडेंट फैक्टर खत्म हो गया, उसको ऐसा लगा, ठीक, तो एंटीसीडेंट फैक्टर खत्म हुआ, यानी कि एंजाइटी रिलीज हुई। और जब इंसान को लगा कि एंजाइटी तो मेरे रिलीज हो रही है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, तो वो बिहेवियर मेंटेन हो गया, यानी कि वो बिहेवियर अब ऑन अ कंटिन्यूम चलेगा। ठीक है बच्चों, तो एंटीसीडेंट फैक्टर हुआ, उसके बाद एक बिहेवियर आया, वो बिहेवियर का स्ट्रेस रिलीज होना, वो बिहेवियर की वजह से अगर इंसान को अच्छा लग रहा है, तो वो उस फैक्टर को मेंटेन करेगा, उस बिहेवियर को मेंटेन करेगा। ठीक, अब इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में बोला जाता है द ABC मॉडल। ABC मॉडल क्या होता है, A स्टैंड्स फॉर एंटीसीडेंट, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर एंड C स्टैंड्स फॉर कॉन्सिक्वेंस। C स्टैंड्स फॉर कंसिक्वेंस। ठीक, अब ये कंसिक्वेंस क्या हुआ, पहला एक फैक्टर आया, उसकी वजह से बिहेवियर हुआ, उसकी वजह से कंसिक्वेंस आया, यानी कि कुछ रिजल्ट मिला। अब जो एंटीसीडेंट फैक्टर है वो बिहेवियर करवाता है और कंसिक्वेंस दिलवाता है। यही अगर एक पैटर्न पे चलता रहे तो क्या होगा, डिस्ट्रेस, एट द एंड उस बिहेवियर की वजह से डिस्ट्रेस होगा। सो आई होप कि आप सभी को ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर थेरेपी का कंसेप्ट क्लियर होगा आज की वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा और अपलोड भी करूंगा चैनल पे। इसी के साथ मैं आगे बताऊंगा उसमें एंटीसीडेंट ऑपरेशंस और कंसिक्वेंट ऑपरेशंस, साथ ही साथ कुछ बिहेवियर टेक्निक्स भी एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं। एंड रिसेंट भी मैंने एक क्लाइंट के साथ, एक पेशेंट के साथ यही सेम टेक्निक, दैट इज द टोकन इकोनॉमी एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया है एंड आई हैव गॉट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स फॉर दैट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन शॉर्ट किस तरीके से ये थेरेपीज अप्लाई की जाती हैं इन रियल वर्ल्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरी वीडियोस को देखने के लिए एंड शेयर करने के लिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर कीजिए अगर पूरी वीडियो का आपको कुछ भी एक सेगमेंट अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।